एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज़ है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम दो आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट वन है ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है कि जो इन्फ्लेशन है सीपीआई इन्फ्लेशन है दैट स्टिल रिमेन्स हाई इन जून। एंड जो सेकंड है ये है बैंक्स जो होते हैं वो जब कोई भी फर्म अपने आप को इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट घोषित कर देती है उसके बाद जो प्रोसेस चलता है आईबीसी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो गारंटर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज किया जाए या नहीं, मतलब उससे रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। तो यहीं की जो जून मई में हमारा जो इन्फ्लेशन था वो 6.3% था सीपीआई इन्फ्लेशन। वो अभी जून में भी स्टिल उतना ही है, 6.26 मतलब 6.3 मान लो, उतना ही है। एंड जो आरबीआई होता है अपना जो सीपीआई इन्फ्लेशन उसकी रेंज जो डिसाइड कर रखी है वो 2 से 6 है ना। मिनिमम हो सकता है 2%, मैक्सिमम 6%, इन बिटवीन होता है 4%, एवरेज 4%। लेकिन इसकी तो जो रेंज है वो मई में भी 6.3 थी, मतलब जो आरबीआई का टारगेट है 2 से 6 वाला उससे बाहर पहुंच गई है। इस टाइम पे क्या करता है, जब ऐसा होता है तो आरबीआई टाइट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, है ना। तो इंटरेस्ट इंक्रीज करता है सो दैट कि इन्फ्लेशन कम हो जाए, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो, इन्फ्लेशन कम होगा, है ना। लेकिन आरबीआई अभी मतलब कम नहीं कर रहा है क्योंकि ग्रोथ को सपोर्ट करना है। अगर ग्रोथ को आपको सपोर्ट करना है तो आप जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको कम, मतलब अभी कम है उनको हाई नहीं कर सकते। अगर आपने इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया तो जो लोन लेना है किसी को तो वो लोन कम लेंगे ना, कंपनीज वगैरह जो भी कंज्यूमर हैं तो वो कम लोन लेंगे अगर इंटरेस्ट हाई कर दिया। तो मतलब इसलिए फिर ग्रोथ नहीं होगी। अगर मतलब लोन अगर हाई कर दिया तो वो लोन ले नहीं पाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, ग्रोथ का जो साइकिल चलना है वो चलेगा नहीं। तो इसलिए आरबीआई थोड़ा वेट कर रहा है कि मैं कब मतलब थोड़ा नीचे ही हो ही जाए, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो ही जाए तो उनको मतलब इंटरेस्ट बढ़ाना ना पड़े, इस वजह से। बट देखते हैं कितना क्या होता है। और इन्फ्लेशन हाई क्यों है, क्योंकि जो फ्यूल प्राइसेस हैं, सबको पता है फ्यूल प्राइस बहुत हाई है। अभी जो ओपेक प्लस की मीटिंग थी वो भी फेल हो गई, है ना। तो स्टिल प्राइसेस हाई हैं, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस हाई हैं। लाइट जो फ्यूल प्लस लाइट जो है कैटेगरी होती है सीपीआई में, उसमें मतलब उसमें है एक तो इन्फ्लेशन हिट है, दूसरा जो फूड है फूड इन्फ्लेशन भी हाई है। जैसे ऑयल्स हैं, फैट हैं, एग्स हैं, इनमें भी स्पाइक है पूरा, मतलब इनके भी जो प्राइस है वो ज़्यादा है फूड में। तो टोटल लगा के सीपीआई का वही 6.3% है। और सीपीआई करता कौन है, ये एनएसओ करता है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है एनएसओ, वो मतलब ये सीपीआई इंडेक्स रिलीज करता है। और एनएसओ किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना, शॉर्ट में मॉस्पी बोलते हैं। तो एनएसओ मॉस्पी के अंदर है एंड सीपीआई रिलीज करता है। सीपीआई भी हाई है एंड मतलब रिस्क है, फ्यूचर में भी रिस्क है क्या, हायर इनपुट प्राइसेस है ना। जो ऐसे हमने देखा था कि जो ग्लोबल मार्केट है उसमें जो जो भी कमोडिटी मार्केट्स हैं, मतलब कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइसेस हाई हैं। जैसे फूड भी मान लो कि कोई इंडस्ट्री फूड वगैरह में डील कर रही है। दूसरे जो कमोडिटी स्टील है, आयरन है, कॉपर है, जो भी हैं जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उनके प्राइसेस भी जो बाहर की मार्केट है वहाँ पे हाई हैं। और फ्यूल प्राइसेस भी हाई हैं। तो इनको इनपुट जो कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो हाई हो जाती है। तो वो फिर जो तो पास ऑन करनी पड़ेगी, है ना। तो जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर उसकी रेट हाई होगा। तो वही बात है कि जो मतलब इससे इनपुट कॉस्ट से फिर प्रोडक्ट का भी प्राइस हाई हो जाता है। तो ये फ्यूचर में भी रिस्क है। दूसरा जो मानसून था, हम सोच रहे थे बहुत अच्छा मानसून होगा, तो वो मानसून भी अभी सब नॉर्मल है। मतलब जो स्टार्टिंग में बारिश आई थी वो काफ़ी अच्छी आई थी, बट अभी अगर पूरा रेशो देखा जाए तो बारिश थोड़ी सी कम है, एवरेज से कम है। तो सब नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून है और प्राइसेस इनपुट का प्राइसेस ज़्यादा हो गया है। इस वजह से जो फ्यूचर रिस्क हैं वो स्टिल हैं अभी, है ना। तो एक दो टर्म देख लेते हैं इसमें। और क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या है, डिस इन्फ्लेशन क्या है एंड स्टैगफ्लेशन क्या है। तो इन्फ्लेशन तो यही हम इतनी देर से हम बात कर रहे थे। इन्फ्लेशन होता क्या है, यह है कि जो प्राइस राइज होता है, जो प्राइस लेवल होता है किसी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का, तो उसके प्राइस राइज में इंक्रीज हो जाना, है ना। एक जनरल प्राइस राइज में इंक्रीज होता है, शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है ये, इंक्रीज इन जनरल प्राइस राइज, दैट इज इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, इसी का उल्टा, डिक्रीज इन जनरल प्राइस राइज, जो प्राइस बढ़ रहा होता है उसमें डिक्रीज हो जाए, डिफ्लेशन। डिस इन्फ्लेशन क्या होता है, डिस जिसमें डी आई एस डिस आ जाए। डिस इन्फ्लेशन होता है जिस रेट से बढ़ रहा होता है इन्फ्लेशन, वो रेट कम हो जाए, है ना। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, पहले कोई चीज़ 5 रुपये की थी फिर 15 की हुई, नहीं सॉरी, जैसे कोई चीज़ 5 रुपये की थी फिर 10 की हुई, फिर 15 की हुई, 20 की हुई, मतलब रेशो 5-5 से बढ़ रहा है। बट इसकी बजाय अगर कोई रेशो कम हो जाए, लाइक 5 की थी फिर 10 की थी, 10 के बाद 13 की हो गई, 13 के बाद 14 की होगी, तो जो इन बिटवीन जो रेशो है वो कम हो गया है ना।
तो रेट इन्फ्लेशन की थी वो डिक्रीज हो गई, ये होता है डिसइन्फ्लेशन, रेट में डिक्रीज हो जाना इन्फ्लेशन की में। स्टैगफ्लेशन क्या है, ये सबसे बुरी सिचुएशन होती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, हाई इन्फ्लेशन होता है ना, जैसे अभी प्रेजेंटली इंडिया में क्या हाई इन्फ्लेशन है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अभी इंडिया में हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी है ना, लोगों के पास रोजगार नहीं है, एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, और अभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी स्लो है। तो मतलब काइंड ऑफ स्टैगफ्लेशन तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हमने ये वर्ड यूज़ कर लिया तो मोटिवेशन वैसे ही डाउन चला जाएगा, और इकोनॉमी मोस्टली सेंटिमेंट्स पे भी चलती है। तो मतलब यही है कि हम स्लो डाउन ही यूज़ करें वर्ड को। तो वैसे स्टैगफ्लेशन होता क्या है, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तीनों फैक्टर जब मिलते हैं तो स्टैगफ्लेशन हो जाता है, और इस सिचुएशन से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, अदर और चीज़ों के, तो इन्फ्लेशन देख लिया, इंक्रीज इन जनरल प्राइस, डिफ्लेशन डिक्रीज इन प्राइसेस, डिसइन्फ्लेशन रेट इन डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट, है ना, डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज स्टैगफ्लेशन। अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अब जो सेकंड न्यूज़ है ये है कि जो बैंक्स हैं वो एक्सेस कर रहे हैं अभी किसका, जो भी मतलब कोई भी फर्म है जो फेल हो जाती है बाद में, है ना, तो अपने आप को डिक्लेयर कर देती है इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो गई है ना, दिवालिया घोषित कर दिया, तो उसका जो प्रोसेस चलता है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अकॉर्डिंग उसका जो टेक ओवर किया जाता है, मतलब उसके एसेट ले लिए जाते हैं बैंक के द्वारा और उसको बेच दिया जाता है मार्केट में। तो इसमें यही है कि जब भी कोई बैंक से कोई भी फर्म अपना पैसा लेने जाती है तो उसको कुछ गारंटर मिलते हैं ना, पीछे से बैक करते हैं कि भाई अगर ये फेल हो गई तो हम पैसा देंगे। तो अब इसी में यही न्यूज़ है कि जो गारंटर है क्या उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है ना, उनका जो खुद का एसेट होता है, उनकी जो पर्सनल है, जैसे कोई भी घर है कुछ भी है, तो क्या उनकी उनकी जो पर्सन गारंटर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी सीज किया जा सकता है। तो 2019 में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था हाँ ये लीगल है, वैलिड है, कर सकते हैं आप। तो इसी से रिलेटेड जो बैंक्स हैं अभी मूव कर रहे हैं एनसीएलटी के पास, इस जो प्रोसेस है इसको फुलफिल करने के लिए। एनसीएलटी क्या है, ये है नेशनल 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 क्या था ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, एनसीएलटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो भी मतलब ये इनका जो भी मैटर होता है, इंसॉल्वेंसी चलता है तो यही जो ट्रिब्यूनल है इसी के पास जाते हैं, है ना, कोई भी इशू होता है इससे रिलेटेड। तो इसको देखते हैं कि एनसीएलटी है क्या पूरा का पूरा। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है ये कोशी जुडिशियल बॉडी है, जो भी ऐसे इश्यूज कंपनीज के इन कंपनी से रिलेटेड इशू उठता है उसको शॉर्ट आउट करती है ना। कोशी जुडिशियल मतलब इसको सिविल कोर्ट की पावर है, इस पर मतलब ट्रिब्यूनल है इसको, कोशी जुडिशियल है मतलब टोटल कोर्ट नहीं है बट वैसे ही पावर है उसके पास। एंड ये रजिस्टर्ड किसमें है, किसके अंदर आती है, ये कंपनीज एक्ट 2013, तो याद रखना है कि कंपनीज एक्ट 2013 है, कोशी जुडिशियल बॉडी है, एंड ये स्टार्ट हुई थी, स्टेब्लिश हुई थी 2016 में। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, अदर्स मेंबर्स होते हैं। इसकी जो पावर्स हैं ये कहाँ से पावर ड्राइव करती है, यही कंपनीज एक्ट 2030 से ड्राइव करती है। इसमें जैसे पहले इससे कम जो ये था एनसीएलटी से पहले कंपनी लॉ बोर्ड था, है ना, सीएलबी था कंपनी लॉ बोर्ड, जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड था। पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके बाद 13 वाला एक्ट आया, तो उसके अंदर था। तो उसमें जो केस थे अब वो थर्ड इसमें एनसीएलटी में आएंगे। दूसरे जो भी किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के पास कोई पेंडिंग पड़ा है तो वो भी एनसीएलटी के पास आ जाएगा। एंड दूसरे जो केस होते हैं बीआईएफआर वाले, बीआईएफआर क्या है, ये बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन वाला बोर्ड है, जो सिक कंपनीज होती है उनसे रिलेटेड था ये। तो उसके अंदर भी जो भी केस पेंडिंग है वो भी एनसीएलटी के अंदर आएंगे। किसी भी अदर कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई, वाइंडिंग अप हो रहा है ना, उसका कोई भी इशू है दूसरा मिसमैनेजमेंट का जो भी है, वो सारी की सारी एनसीएलटी के पास आएंगे। अगला क्या है कि जो आईबीसी कोड है हमारा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 वाला, बैंकरप्सी कोड भी बोलते हैं, तो ये भी पावर प्रोवाइड करता है एनसीएलटी को, है ना। जैसे कोई इंसॉल्वेंसी मैटर है उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, या जो भी डेटर है, क्रेडिटर हैं, जिनका भी जो भी इशू होता है वो सब इसी के अंदर एनसीएलटी के पास जाते हैं, है ना। और इसकी जो आगे आगे मतलब एनसीएलटी ने कोई डिसीजन दिया है उसके अगेंस्ट आपको ऑर्डर, मतलब आपको उसके अगेंस्ट कहीं फाइल करना है, तो एग्रीव पार्टी कहाँ जाएगी, वो एनसीएलएटी के पास जाएगी, है ना। वो एटी क्या है, ए बीच में आ गया ना, ए है अपीलिएट ट्रिब्यूनल, है ना, नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल। तो एनसीएलटी से अपीलिएट एनसीएलएटी के पास मतलब अपना फर्दर लेके जाएंगे अपना केस, है ना। एंड इससे पहले क्या था, जो कंपनी लॉ बोर्ड था जो 56 के अंदर था, 56 के अंदर था, उसके अंदर जो पहले वाले केस चले हुए हैं ना, वो मतलब ऐसा नहीं है सीएलबी वाले एनसीएलएटी के पास ले जाएंगे, वो तो कंसर्न जो हाई कोर्ट है उसी के पास रहेंगे, बट एनसीएलटी के जो कोर्ट हैं केसेस एनसीएलटी वाले वो एनसीएलएटी के पास जाएंगे आगे फर्दर जितने भी होंगे। ओके, एंड आज की जो हमारी रिपोर्ट्स हैं ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर, दो रिपोर्ट्स हैं, सिटी लाइबिलिटी इंडेक्स एंड ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स।
जो इंडिया का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स है। वर्ल्ड का जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है ऑलमोस्ट सबको पता होगा, वर्ल्ड बैंक के अंदर है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है इंडिया का। एनसीटी लाइवलिहुड इंडेक्स किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड थैंक यू सो मच।